हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर टूर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को प्यारे बच्चों पता होगा कि हमारी जो क्लास है आज केमिस्ट्री की चल रही है और यह उत्तर प्रदेश पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा या CHS या आप IIRT की तैयारी करते हैं तो प्यारे बच्चों यह केमिस्ट्री की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि कल हमने केमिस्ट्री के कुछ चीज़ों को पढ़ लिया था और आज भी हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए थोड़ी छोटी हो सकती है, पर क्योंकि हमको कहीं जाना है प्यारे बच्चों, लेकिन आज हम आपकी क्लास को बंद नहीं करना चाहते थे, इसलिए क्लास को हमने कंटिन्यू किया है। तो क्लास थोड़ी कम हो सकती है और बातें भी कम होंगी, इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ पर डायरेक्टली क्लास पर आता हूँ। और मैं यह चाहूँगा कि सभी बच्चे जिन्होंने कहा था कि कल सर क्लास को हम लोग 40 से 50 लोगों तक ले जाएंगे, वह तुरंत क्लास को जल्दी से शेयर करके आ जाएँ, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सभी बच्चे आ जाएंगे और क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए, एक बार आप लोग बता देंगे कि सर आवाज़ वगैरह क्लियर है कि नहीं। सभी बच्चे बता दें एक बार, आवाज़ वगैरह क्लियर है कि नहीं। अगर आवाज़ वगैरह क्लियर ना हो तो बता देंगे। चलिए, हम उस छोटी चीज़ों को चर्चा करेंगे। देखिए, तो कल हम लोगों ने प्यारे बच्चों यहाँ तक चर्चा कर लिया था। जल्दी से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि प्यारे बच्चों मैंने बताया था द्रव्य को ही पदार्थ कहते हैं। जल्दी से सभी चीज़ें रिवीजन करेंगे। द्रव्य को ही प्यारे बच्चों हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं, कि जैसे सभी बच्चे जानते होंगे पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वह ध्यान देगी, पदार्थ मतलब होता है मैटर। और यहाँ पर दिया है ईस्ट, उसकी अवस्थाएं। अवस्था का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर अवस्थाएं का मतलब होता है स्टेट्स। आपको पता है कि प्यारे बच्चों की मतलब कि द्रव्य या पदार्थ के कितने स्टेट होते हैं। तो कल हमने चर्चा किया था प्यारे बच्चों, ठोस होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, और हमारा दूसरा जो होता है वो गैस, सॉलिड के बाद लिक्विड आता है, लिक्विड जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रव, और तीसरा हमारा जो आता है, तीसरा आता है हमारा गैस, जिसको हम लोग हिंदी में भी गैस ही कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने ठोस को देख लिया था जिसको कहते हैं सॉलिड, लिक्विड को भी देख लिया था, गैस को भी देख लिया था। इसी के बाद हम लोग चर्चा करने जा रहे थे गैसीय नियम, गैसियस लॉ आप लोग जिसको कहते हैं गैसियस लॉ, कि बायल कौन था, चार्ल्स कौन था, गेलुशे कौन था, यहाँ पर गैस का नियम क्या है, इस प्यारे बच्चे हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, जल्दी से सभी बच्चे आप लोग आ जाएंगे और यहाँ तक सारी बातों को समझ चुके होंगे तो बताएंगे। ठोस अवस्था के बारे में हम लोगों ने चलिए देखा था। तो देखिए, यहाँ से आप लोगों से पूछा जाता है, देखिए यहाँ तक आप लोगों का हो चुका होगा कि जो आप लोगों से पूछा जाता है वह क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग यहाँ पर डालेंगे गैसीय नियम। गैसीय नियम में आप लोग सबसे पहली हेडिंग जो डालेंगे वह हमारा होता है गैसीय नियम, जिसको कहते हैं गैसियस लॉ, गैसीय नियम। गैसियस लॉ में सबसे पहला प्यारे बच्चों जो हमारा होता है वह होता है बॉयल का नियम। क्या होता है भैया? बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता है? आपसे जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बात तो बॉयल का नियम का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, और इस बॉयल के नियम को और भी क्या कहते हैं। तो बॉयल का नियम जिसमें दिया गया था किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? कहेंगे सर दाब और आयतन के बीच के संबंध को दर्शाता है। दाब और आयतन के, दाब और आयतन, दाब का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर दाब का मतलब होता है प्रेशर। चलिए, दाब का मतलब होता है प्रेशर, आयतन का मतलब आप लोगों को हम बता चुके थे कल, यह सारी चीज़ें हम लोग बता चुके थे। तो ध्यान दीजिएगा, बॉयल का नियम दाब और आयतन का संबंध दर्शाता है। दाब को कहते हैं सर प्रेशर और आयतन को कहते हैं वॉल्यूम। चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा उसका नियम होता है, चलिए यहाँ पर कहना चाहता है कि यदि टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कि हम लोग अगर टेम्परेचर किसी भी गैस का प्यारे बच्चे जो ये चीज़ें कहना चाहता है मैं समझाने का प्रयास करूँगा, या जो चीज़ें कहना चाहता है, चलिए या जो चीज़ें कहना चाहता मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि T बराबर C, मतलब कि यदि हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो किसी गैस का जो प्रेशर होता है क्या होगा?
व्युत्क्रमानुपाते नहीं कहते, इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाते 1/v। इसका क्या मतलब होता है, इस बात को समझेंगे। कुछ बच्चे यह चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जब भी कोई गैस होगा, मान के चलिए यहाँ पर हमारा कोई गैस हो गया, क्या हो गया प्यारे बच्चों, यह गैस हो गया। अब यह कहना चाहता है गैस के बारे में क्या कहना चाहता है कि सर हमारा जो भी गैस होगा, यदि उसका, क्योंकि बात देखिए, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर चलिए इसको समझिए, ये हमारा हो गया गैस का बाटला घर का। चलिए आपको पता है प्यारे बच्चों कि अगर इसमें गैस भरी है ना, मान के चलिए इसमें गैस भरी है, जब अगर इसमें गैस भरी है तो सीधी सी बात है कि यह इस पर दाब लगाएगा। क्या मतलब, जैसे कि आपको पता है ना कि किसी भी चीज़ को स्थिर रहने के लिए, मतलब जैसे मुझे खड़ा होने के लिए कोई ज़रूरत है ना कि ज़मीन पर, अगर ज़मीन नहीं रहेगा तो मैं खड़ा हो पाऊंगा क्या, हवा में नहीं खड़ा हो पाऊंगा ना। तो इसी प्रकार गैस को, जैसे कि आपको पता है कि सर पानी को अगर जैसे इसमें नहीं रखेंगे, पानी को अगर एक गिलास में नहीं रखेंगे तो यह फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इस तरीके से गैस को अगर बॉटल में बंद नहीं रखेंगे तो फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा, अगर आपको देखिएगा, आपको पता होगा ना सर कि यहाँ पर जैसे गिलास में हम लोग पानी लेते हैं तो यह पानी इस पर क्या होता होगा, लोड देता होगा ना, दाब जिसको कहते हैं, लोड का मतलब दाब देता होगा ना। दाब कैसे पता सर दाब देता होगा, चलिए अगर मैं यहीं पर छोटा सा छेद कर दूं तो देखिए पानी बाहर निकलने लगता है। तो आपको पता होगा ना यहाँ पर ये इसको दाब लगा रहा होगा। दाब का मतलब कि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ पर दाब लगाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर ध्यान दे दिया कि जब सर हम लोग पानी भरते हैं गिलास में तो पानी जो होता है वह गिलास की सतह पर क्या करता है, दाब लगाता है। तो दाब का मतलब आप लोग समझ गए हैं कि सर कोई भी गैस हो गया, गैस हो गया या द्रव। तो यहाँ पर हम लोग गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गैस में सबसे पहले देखेंगे कि सर जो गैस होता है वह किसी भी दीवार पर जिसमें वह रखा होता है उसकी दीवार पर प्रेशर लगाता है। प्रेशर का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर दाब लगाता है। चलिए वॉल्यूम क्या होता है, कहेंगे सर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आयतन हम आप लोगों को बताए थे कि जो हमारे जैसे बॉटल हो गया, इसमें यह जो जगह घेरता है यही इसका आयतन कहलाता है। आपको पता है कि सर इसमें इतने में रहेगा तो इतना ही उसका आयतन होगा। तो अब हम लोगों को यह क्या कहना चाहता है कि यदि आपको पता है कि सर देखिए यहाँ पर यह क्या कहना चाहता है, बॉयल का नियम। सबसे पहली बात तो दाब मतलब कि देखिए प्रेशर होता है और आयतन, इसके बीच के रिलेशन को दिखाता है। आपसे पूछा जाता है कि बॉयल का नियम है, बॉयल के नियम में क्या चीज़ कांस्टेंट रहता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम के अनुक्रम, मतलब कि प्रेशर अगर बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम का मतलब आयतन का मान घटता जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर यह कहना चाहता है, देखिए कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, आपको लिखा मिल रहा है ना P अनुक्रमानुपाते नहीं कहेंगे, अभी तक तो अनुक्रमानुपाते होगा, लेकिन यहाँ पर जब 1/v हो जाएगा तो कहेंगे सर 1/v का मतलब होता है कि प्रेशर जो है, मतलब दाब अगर बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पर v नीचे है ना, तो v का मान कम हो जाएगा। इस बात को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताऊं प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर हमारा एक सिलेंडर है ना, इसमें गैस भरी है। अब यहीं पर मैं एक ऐसे लगाता हूँ, आप लोग पंप देखे होंगे, ऐसे पंप होता है हमारा, पंप देखे होंगे ना जिससे हवा भरी जाती है। उसमें एक क्या लगा होता है, एक वाल्व लगा होता है, कुछ इस प्रकार से वाल्व लगा होता है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है। अच्छा ये बताइए, जब हम इसको दबाएंगे, चलिए इसको दबाएंगे तो आप चलिए मान के चलिए यह यहाँ से दबकर यहाँ पर आ गया। आपको पता है जैसे जैसे दबाएंगे तो गैस दबता जाएगा ना। चलिए दाब बढ़ रहा है, चलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोई गैस है, इस बीच में मेरे दोनों हाथ के बीच में गैस है। देखिए जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ उसका आयतन कम हो रहा है कि नहीं, मतलब वह जो जगह घेरी थी वह कम होती जा रही है कि नहीं। वही बात यह कहना चाहते हैं, बॉयल क्या कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी गैस का प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम का मान कम हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, यही बॉयल का नियम था, आप लोगों से पूछा जाता है। लेकिन कब ऐसा होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा कि मतलब कि वहाँ पर कोई ताप वगैरह नहीं होगा, वहाँ पर कोई मतलब कि वह गैस गर्म नहीं होगी या टेम्परेचर की उसमें कोई बात नहीं होगी, नॉर्मल गैस होगी नॉर्मल टेम्परेचर पर। जैसे यहाँ पर मान के चलिए कोई गैस है अपने इन्वायरमेंट में, नॉर्मल गैस है, उसको हम लोग दबाएंगे तो उसका वॉल्यूम मतलब उसका आयतन कम होता जाएगा। सीधी सी बात है, यही बॉयल ने कहा था। तो आपसे पूछा जाता है किस प्रकार से प्रश्न है, सारी बातें मैं आप लोगों से बताऊंगा, लेकिन याद रखना है कि बॉयल का नियम क्या होता है, P व्युत्क्रमानुपाते 1/v यही होता है। कहेंगे सर जब अनुक्रमानुपाते का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, C आ जाएगा या K आ जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा C/v। तो क्या हो जाएगा, P बराबर C/v। तो आपको समझ में आ गया कि P बराबर क्या हो जाएगा, C/v। तो
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कहेंगे सर C बराबर क्या हो सकता है, PV। मतलब कि आप लोगों को पता हो गया कि सर यहाँ पर इधर गुणा होगा कि PV क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यहाँ पर PV भी कांस्टेंट हो गया। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सर आपको पता है कि इसका चिन्ह हटता है तो कोई चीज़ आ जाता है। यहाँ पर K भी कर सकते हैं आप लोग, K भी कर सकते हैं, K कर लीजिए तो ज़्यादा सही होगा, K हो जाएगा। ऐसे कहेंगे सर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो K आ जाता है, 1/V पहले से था तो K का 1 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, K/V, और V इधर जाएगा तो K बराबर PV। इसी में से आप लोगों से कुछ पूछा जा सकता है, आप लोगों को पूछा जाएगा बायल का नियम का सूत्र कौन है, यही सूत्र दिया रहेगा और आप लोगों को टिक करना है। तो ये बातें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं गैसीय नियम में। सबसे पहला हमारा जो नियम हो गया वह हमारा हो जाता है, यह हमारा क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, बायल का नियम। अब यहीं से ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा PV बराबर क्या हो गया, PV बराबर K हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहीं पर देखिए, अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर P1 कर लें, P1 V1 हो जाएगा, P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 V1 बराबर कहेंगे सर सीधी सी बात है P1 V1 बराबर, अगर यहीं से नहीं समझ पा रहा तो इधर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर P1 V1 बराबर P2 V2 हो जाएगा। सीधी सी बात है P1 V1 बराबर P2 V2। यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ में आया है तो देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन इस बात को समझिएगा, इन्होंने जो कहा था कि अगर कोई गैस होगा उसको हम लोग दबाएंगे, तो दबाएंगे मतलब कि दाब देंगे तो उसका आयतन कम होगा, इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो यही को इन्होंने एक फार्मूला के रूप में लिख दिया। क्या लिखा कि जब जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा वॉल्यूम का मान कम हो जाएगा। यह देखिए, अगर यहाँ पर देखिए कभी भी अगर यह P अगर ऐसे करके V लिखा होता तो यह बताता कि P अगर बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 1/V मतलब कि उल्टा है, मतलब कि अगर P बढ़ेगा तो V घटेगा। और सीधी सी बात है, यहीं पर आप समझ पा रहे होंगे कि प्रेशर जब किसी भी गैस का प्रेशर मतलब दाब बढ़ाया जाता है तो वॉल्यूम हमारा कम होने लगता है, वॉल्यूम चलिए आयतन हमारा कम होने लगता है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर क्या कर दें, P1 कर दें। आपको पता है कि चलिए P1 करने से पहले हम लोग इसको कांस्टेंट में चेंज कर देते हैं। P बराबर इसका चिन्ह हटेगा तो बराबर आ जाएगा, K आ जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, K/V। अगर हम लोग P को यहाँ पर P1 P2 कर लें, दो गैस ले लें। अब यहाँ पर V है तो V1 V2 ले लें। चलिए जब V1 V2 ले लेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना P1, यहाँ पर P1 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, K/V1। चलिए अब यहीं पर एक और ले लें हम लोग, P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 बराबर K/V2 कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, कहेंगे सर दोनों P1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर, चलिए इसका गुणा इधर करिए तो P1 V1 बराबर K, और इधर भी देखिएगा P2 V2 बराबर K। जब यह भी K का मान, यही भी है K का मान, तो हमारा क्या हो जाएगा, कहेंगे सर P1 V1 बराबर P2 V2। यह भी हमारा हो जाता है, यह भी हमारा एक फार्मूला हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यही आप लोगों के परीक्षा में पूछा जाता है, बराबर K लिख लीजिएगा, बराबर K। चलिए आप लोगों को पता होगा कि सर P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर K, यह हमारा क्या हो जाता है, हमारा बायल का नियम हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यह भी आपको ऐसे सीधा सीधा लिखा मिलेगा, या तो ऐसा सीधा लिखा मिलेगा, या तो ऐसे आप लोगों से पूछा जाता है। और यह भी पूछा जाता है कि बायल का नियम किस चीज़ के बीच में संबंध को दिखाता है। चलिए जिस प्रकार इन्होंने बायल ने गैस के बारे में उसके प्रेशर से उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है उस पर सूत्र दिया था, इसी प्रकार इसी गैस के बारे में एक और वैज्ञानिक थे बायल के बाद, जो दूसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम था चार्ल्स। चलिए क्या नाम था प्यारे बच्चों, चार्ल्स का नियम। ध्यान रखिएगा चार्ल्स का नियम क्या था। चार्ल्स ने जो बताया था प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या बताया था, उन्होंने तो दाब और आयतन के बारे में बताया था, लेकिन इन्होंने ताप और आयतन के बारे में बताया था कि मतलब अगर हम किसी भी गैस के ताप में परिवर्तन करेंगे तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। उन्होंने यह कहना चाहा, जैसे हमारे घर पर गैस है और हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, समझ रहे हैं, वही बात कहना चाहते हैं। देखे होंगे आप लोग प्यारे बच्चों कि जब हम लोग क्या होता है, एक कढ़ाई या किसी भी बर्तन में जब हम लोग पानी गर्म करते हैं ना, तो देखिए स्लो आंच पर रहता है तो उसमें भाप कम निकलती है, लेकिन जब ज़्यादा उसका गैस उसका तेज कर देते हैं, जब हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो देखिए उसमें बहुत ज़्यादा गैस निकलती है। तो मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ज़्यादा तेज फैलती है ना। तो वही बातें यहाँ पर देखिए चार्ल्स ने बताया है। चार्ल्स ने क्या बताया है प्यारे बच्चों कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम लोगों को पता है कि वॉल्यूम भी मतलब उसका आयतन भी बढ़ेगा। सीधी सी बात है, V क्या हो जाता है, वॉल्यूम मतलब आयतन।
T से टेम्परेचर हो गया, यहाँ से आयतन हो गया। जब जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमको पता है कि सर आयतन भी बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपको पता है, सीधी सी बात है, आप अपने मन में सोचिए कि सर अगर हम किसी भी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं उसमें जो भाप निकलती है, जैसे गैस बढ़ाते हैं तेजी तेजी से वह गैस निकलने लगता है, मतलब उसका आयतन बढ़ने लगता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका आयतन बढ़ने लगता है। तो यही पर इन्होंने कहना चाहा था, यही बात उन्होंने कहना चाहा था। तो आपको पता होगा कि प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, T बराबर K हो जाएगा, K इंटू भी। अगर यहाँ पर हम लोग T1 कर लें तो K इंटू V1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग T2 बराबर क्या कर लें, K इंटू V2 कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, T1 अपान V1 बराबर क्या हो जाएगा, K। एक जगह तो यह हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, कहेंगे सर T2 अपान V2 बराबर क्या हो जाएगा, K। अब आप लोगों को पता है कि सर यह भी K का मान है, यह भी K का मान है, तो आपस में सब बराबर हो जाएंगे। तो T1 V1 बराबर T2 V2 बराबर क्या हो जाएगा, K। यह हमारा फार्मूला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यही आप लोगों से पूछा जाता है। तो चार्ल्स ने किसके बीच में संबंध को दिखा था, ताप और आयतन को। इन्होंने क्या बताया था कि जब जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, इस बात को लिख लीजिए, जब जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा किसी गैस का तो उसका आयतन बढ़ता जाएगा। ध्यान रखिएगा, T बराबर K भी हो गया। अब यहाँ पर T1 बराबर K इंटू V1, यह भी दूसरे गैस के लिए, यहाँ तक धीरे आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसी प्रकार ताप और आयतन के बारे में इन्होंने, चार्ल्स ने बताया था। आपसे पूछा जाता है ताप और आयतन के बीच में संबंध किसने दिया था, तो ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स ने दिया था। चलिए अभी कैसे याद रखेंगे मैं इसके तरीकों को बताऊंगा। चलिए अगला हमारा हो जाता है गेल-ऊशैक का नियम। गेल-ऊशैक का नियम हो जाता है तीसरा। गेल-ऊशैक क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। गेल-ऊशैक का जो नियम होता है यह क्या कहना चाहते हैं, गेल-ऊशैक यह कहते हैं कि जो इन्होंने दाब और ताप के बीच के संबंध को दिखाया था। इन्होंने दाब और ताप, मतलब कि जब हम लोग उसके दाब में या ताप में परिवर्तन करते हैं, किसके, गैस के, किसी गैस के दाब या ताप में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है। चलिए इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाते चला जाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी गैस है इसके हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब उसको दबाएंगे। आपको पता है प्यारे बच्चों कैसे याद रखेंगे, आपको पता है ना कि जैसे आप लोग अभी देखे होंगे कि जब हम लोग पंप से हवा भरते हैं, जल्दी जल्दी हवा भरते हैं, ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो देखिए वहाँ पर नीचे आप लोग देखे होंगे पंप गर्म हो जाती है, मतलब कि प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नहीं देखे हैं तो घर पर करके देख लीजिएगा, पंप से साइकिल में हवा भरते टाइम देखिएगा आप लोग, जब ज़्यादा प्रेशर जल्दी जल्दी करते हैं उस पर तो देखिए वो जो हमारा पंप होता है वह गर्म हो जाता है। तो कहेंगे सर बिल्कुल, तो पी क्या हो जाएगा, P = हो जाएगा KT, इसको हटाने के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहेंगे सर P1 बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू T1। इसी प्रकार इधर भी लिख लीजिएगा P बराबर K इंटू T2। तो हमारा क्या हो जाएगा, P1 अपान T1 बराबर K। इसी प्रकार हो जाएगा P2 अपान T2 = K। मैं आज बातें इसलिए नहीं कर रहा हूँ प्यारे बच्चों क्योंकि देखिए हमको कम समय में ज़्यादा चीज़ें, उतनी चीज़ें पढ़ लेनी है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बात करने में ज़्यादा समय चला जाएगा। सभी बच्चों का कमेंट सारा मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप लोग पढ़िए। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो P1 अपान T1 बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर P2 अपान T2 = क्या हो जाएगा, K। यहाँ पर आप लोग ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो यह भी लिखा आता है आप लोगों से, यह भी लिखा मिल सकता है, यह भी लिखा मिल सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है गेल-ऊशैक ने, कहेंगे सर दाब और ताप के बारे में दिया है। चलिए आशा करूँगा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहीं से अगर अगला हमारा जो हो जाता है गैसी नियम के बाद हमारा 3 नियम हो गया, कहेंगे सर कौन कौन सा हो गया है। चलिए चार्ल्स हो गए हैं, और उसके बाद हमारा कौन सा हो गया है, चार्ल्स के बाद हमारा हो चुका है बायल, हो चुका है गेल-ऊशैक हो गया है। चलिए आवागाद्रो का नियम, जो हम लोगों से आवोगाद्रो कहीं लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आवागाद्रो लिखा मिलेगा, आवोगाद्रो का नियम, यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहना चाहता है, मैं सारी बातें आप लोगों को एकदम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि देखिएगा कुछ चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे पूरे व्यवहारिक जीवन जिसको कहते हैं हम लोग जो जी रहे होते हैं उसी में सारी चीज़ें स्थिर होती हैं। चलिए यहाँ पर आवागाद्रो का नियम जो होता है, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने आयतन किसके बारे में, आयतन और मात्रा के बारे में, कि मतलब उसकी मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, आयतन मात्रा के बीच के संबंध को दिया था, आयतन और मात्रा के बीच के बारे में बताया था। चलिए आवागाद्रो का नियम क्या था, इन्होंने यह बताया था प्यारे बच्चों कि जब हम लोग
इसके वॉल्यूम मतलब क्या होता है, इसके आयतन को बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, इन्होंने क्या कहना चाहा था कि प्यारे बच्चों यहाँ पर भी अनुक्रमानुपात n, इसका क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों कि अगर हम लोग आयतन को बढ़ाएंगे तो मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है मोलों की संख्या। अब यह मोलों की संख्या क्या होती है, यह आप लोग कुछ बहुत बच्चे नहीं पढ़े होंगे, यह आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। मोलों की संख्या क्या होती है, इस बात को आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। मोलों की संख्या को आप ऐसे समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, अणुओं की संख्या लगभग। मोलों की संख्या मतलब एक मोल में 6.023। ये आप लोग सारी बातें समझेंगे, अभी कन्फ्यूजन होने के लिए मैं ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने माइंड में यह सेट रखिए कि चलिए यह क्या कहना चाहते हैं। अवोगाद्रो का नियम क्या होता है, अवोगाद्रो का नियम यही होता है प्यारे बच्चों कि अगर यहाँ पर मैं एक गैस ले लूँ इसमें, और यहीं पर मैं सेम जितना बड़ा यह बॉक्स है उतना ही बड़ा बॉक्स में हम एक और गैस ले लेते हैं, समझ रहे हैं। जितना गैस इसमें है उतना ही गैस इसमें है। अगर इसका आयतन मतलब यह इसका जितना आयतन है और इसका भी जितना आयतन है, मतलब यह जो जितना आयतन इसका है, अगर यह भी 2 लीटर है तो यह भी अगर 2 लीटर है, समझ रहे हैं। अगर यह 2 लीटर है और यह भी 2 लीटर है तो कहना यह चाहते हैं, ठीक है। और अगर इसका भी टेम्परेचर, अगर यह भी मान के चलिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है और यह भी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, और इसका भी प्रेशर मान के चलिए 5 है और इसका भी प्रेशर 5 है, तो यह क्या कहना चाहता है। और यह चाहे अलग अलग गैस हो, चाहे यह गैस x1 हो जाए चाहे यह x2 हो जाए, मतलब कि 2 गैस होंगी। अगर 2 गैस ले ले, मान के चलिए यहाँ पर हम एक ले लेते हैं H2 गैस ले लेते हैं और यहाँ पर O2 गैस ले लेते हैं। मैं आप लोगों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 प्रकार की गैसें ले लें, और यहाँ पर यह भी 2 लीटर ले लें, यह भी 2 लीटर ले लें। चलिए, अब यहाँ पर अगर इसका भी टेम्परेचर 25 सेल्सियस हो और इसका भी प्रेशर 5 हो, 5, चलिए ठीक है, और इसका भी क्या हो, इसका भी आयतन जो हुआ 2 लीटर हो, और यह भी 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और इसका दाब भी 5 हो। तो ध्यान रखिएगा, ये कहना क्या चाहते हैं कि तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, ये जो जितने अणु का मतलब होता है जैसे कि जो हमारी गैस होगी, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा H2 गैस होगा, इसका जितना अणु होगा इसमें, इसका भी जितना अणु होगा इसमें, उतने ही अणु इसमें भी उपस्थित होंगे। ध्यान रखिएगा, मतलब कि अगर इसमें 50 अणु मिलते हैं, अणु मतलब उसके छोटे छोटे भाग, तो इसमें भी 50 अणु मिलेंगे। कब मिलेंगे, चाहे वह गैस दूसरी हो, उससे लेन देन नहीं है। गैस अगर दूसरी उससे लेन देन नहीं है, लेकिन अगर वह भी 2 लीटर है, यह भी 2 लीटर है, अगर इसका भी टेम्परेचर और इस प्रेशर समान है, यह चीज़ें तीनों समान होंगी, तब जाकर हमको यह पता चलेगा कि जितना H2 का अणु था उतना ही ऑक्सीजन के भी छोटे छोटे कण यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो अवोगाद्रो का यही नियम था। तो यहाँ तक आप लोग प्यारे बच्चों समझ पाए होंगे। आप लोगों से एक चीज़ पूछी जाती है, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। ध्यान रखें, यह भी आप लोगों को महत्वपूर्ण। अवोगाद्रो की संख्या का मान कितना होता है, 6.03 इंटू 10 के पावर 23 होता है। ध्यान रखिएगा, इंटू 10 के पावर 23, इसको अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। चलिए, अब यहाँ से प्यारे बच्चों, अब हम लोगों को यहाँ पर धीरे से सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गैसीय नियम यहाँ से हम लोगों को 4 प्रकार से पढ़ना था। पहला हमने पढ़ा बायल का नियम। बायल का नियम क्या कहता है, सभी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में छाप दें। तो बायल का नियम हम लोगों को क्या कहता था कि सर प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा पहला कहता था, मतलब P1 V1 बराबर P2 V2। चलिए, ये हमारा बायल का नियम होता था। चलिए, दूसरा हमारा क्या नियम होता है, कहें सर चार्ल्स का नियम होता था। चार्ल्स का नियम क्या हो जाता था प्यारे बच्चों, V1/T1 बराबर V2/T2 बराबर क्या होता था, K होता था। यह हमारा दूसरा नियम होता था। चलिए, अगर तीसरा नियम की बात कर लें, यहाँ पर हमारा तीसरा कौन सा, गेल-लुशैक का नियम। कहेंगे सर गेल-लुशैक का नियम क्या होता था, P/T इक्वल टू K, मतलब कि P1/T1 बराबर P2/T2 K। ध्यान रखिएगा, तो ये हमारे 3 नियम हो गए। चौथा नियम क्या हो गया प्यारे बच्चों, कहेंगे सर V अनुक्रमानुपाती n, मतलब कि V/n बराबर क्या हो जाएगा, K। यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि V बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू n। तो V/K बराबर क्या, V/n बराबर क्या हो जाएगा, K। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हमारे चारों गैसीय समीकरण हो गए।
तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आदर्श गैस समीकरण यहाँ से यहाँ पर हमारी ये गैसीय नियम जो थे यहाँ तक हमारे समाप्त हो गए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो बता देंगे। चलिए जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा है ना, वो एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखेंगे, सारी बातें उनकी क्लियर होती चली जाएंगी, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ें प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? कहेंगे सर वर्गीकरण करना है। इसको क्या कहते हैं? हिंदी वाले लिखेंगे प्यारे बच्चों, मैटर मतलब कहेंगे सर मैटर का मतलब होता है पदार्थ, ऑफ मतलब होता है क्या? क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो मैटर को वर्गीकरण करेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को करेंगे तो यहाँ पर हमको 2 चीज़ें मिलती हैं। क्या 2 चीज़ें मिलती हैं? ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक होता है, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सबसे पहला हमारा जो होता है, पहला कहेंगे सर मिश्रण होता है। पहली बात तो एक हमारी जो चीज़ें होंगी यह मिश्रण होंगी और यह होंगी शुद्ध पदार्थ। इस बात को क्यों 2 भागों में बांटा गया है, इसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मिश्रण और शुद्ध पदार्थ का मतलब, आप दुनिया में कोई चीज़ देख लीजिए, दुनिया की, क्योंकि पता है सर हम द्रव्य के बारे में जानते हैं कि द्रव्य, दुनिया की कोई भी चीज़ हो जाए वह द्रव्य कहलाती है। द्रव्य आपको पता है कि सर द्रव्य 2 ही प्रकार से होता है, या तो वह पूरा मिक्स होगा या तो वह अकेला होगा, यही तो हो सकता है। मतलब कि या तो मिक्सचर मिलेगा, आपको पता है, जैसे मान के चलिए मैं क्या ले लेता हूँ, पानी ले लेता हूँ, तो पानी में आपको पता है सर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ सर सोडियम ले लीजिए, तो सोडियम क्या है? खुद अकेला है। तो हमको 2 चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे या तो आप लोगों को पता होगा ना, जैसे कि आपको पता है दुनिया में 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो एक अच्छा हो सकता है या तो खराब, या तो अच्छा हो सकता है या तो खराब ही हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? इसी प्रकार एक मिक्सचर हो गया। मिक्सचर मतलब कि सब कुछ मिला हुआ। दुनिया में कोई चीज़ अगर आप पाएंगे, मान के चलिए दुनिया में कोई चीज़ पाएंगे तो कहेंगे या तो वह मिला हुआ होगा, मिश्रण जिसको कहते हैं, या तो वह शुद्ध होगा। समझ पा रहे हैं? जैसे आप दूध ही खरीदिए तो दूध में क्या हो सकता है? या तो उसमें पानी होगा या तो दूध शुद्ध होगा। तो आपको समझ में आ गया कि सर पदार्थ के 2 भाग हो सकते हैं, मिश्रण हो सकता है या तो शुद्ध हो सकता है। चलिए अब आप लोगों को पता है कि प्यारे बच्चों के मिश्रण में 2 भाग आप लोगों को पढ़ने होते हैं। मिश्रण में एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण एक होता है, और एक होता है दूसरा हमारा विषमांगी मिश्रण। यह आप लोगों को पढ़ना होगा। एक हो जाएगा विषमांगीय मिश्रण। कुछ बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, मिश्रण का मतलब होगा मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या हो जाएगा? मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मिक्सचर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? शुद्ध पदार्थ का पदार्थ लिख दिए हैं, पदार्थ होगा प्योर सब्सटेंस। क्या हो जाएगा? प्योर सब्सटेंसेस। चलिए ध्यान रखिएगा, प्योर सब्सटेंस। अब ध्यान दीजिएगा, अब समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। कुछ बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम के हैं ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर क्या हो जाता है? हेट्रोजीनियस। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। इसके बारे में सारी बातें एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहें और सारी बातें ध्यानपूर्वक समझते रहें। तो एक मिक्सचर में समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब यहीं से शुद्ध पदार्थ में आप लोगों को मैंने कल बताया था प्यारे बच्चों, शुद्ध पदार्थ में हम लोगों को क्या पढ़ना है? एक तो तत्व पढ़ना है, एक तो तत्व जिसको कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? चलिए होमोजीनियस हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया, एलिमेंट्स हो गया। अब हमारा जो हो एलिमेंट्स के बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा तत्व के बाद एक दूसरी जो चीज़ आती है,
यह आ जाती है यौगिक। इससे कैसे प्रश्न फंसाता है अभी सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर हो गया हमारा समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, तत्व और यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, यौगिक को क्या कहते हैं, कंपाउंड। क्या कहते हैं, कंपाउंड्स। ध्यान रखिएगा, यौगिक हो गया कंपाउंड। अब ऐसी समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अब हम लोगों को ध्यान देना है। आपको पता है कि सर जो हमारा तत्व होता है, यह तत्व को हम लोगों को, आपको पता है ना कि एलिमेंट्स तत्वों का आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे। पीरियोडिक टेबल में आप लोग जानते होंगे या तो धातु होता होगा, अधातु होता होगा, या तो उपधातु होता है। या तो धातु होता है या तो अधातु होता है। धातु को क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। अधातु को नॉन मेटल्स कहते हैं। और अधातु बाद उपधातु हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यह तीन चीज़ें हम लोगों को समझ में आ रही हैं कि सर तत्व के तीन भाग होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, धातु, अधातु और उपधातु। बिल्कुल यहाँ तक सभी को क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे यौगिक के बारे में। चलिए, यहाँ पर यौगिक दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। आपको पता होगा कि सर यौगिक दो प्रकार के आप लोग अभी क्लास 10th में पढ़े होंगे। एक कार्बनिक यौगिक होता है और एक अकार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक ऐसा होता है जिसमें कार्बन पाया जाता है, और अकार्बनिक यौगिक होता है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो इतनी प्यारी बातें आप लोग समझ पाए होंगे कि जल्दी से आप लोग लिख चुके होंगे। चलिए, तब यहाँ से पहली हेडिंग हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों की मिश्रण क्या होता है। मिश्रण क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हम लोग मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर शुद्ध पदार्थ। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाता है। मैं पूछ रहा हूँ प्यारे बच्चों, तत्व है, आपसे पूछा जाता है तत्व है। पहला आप लोगों से पूछा जाता है समांगी मिश्रण। देखते हैं कौन सही जवाब देता है। चलिए, समांगी मिश्रण। चलिए, दूसरा हमसे पूछा जा रहा है विषमांगी मिश्रण। कैसे कन्फ्यूजन होंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। चलिए, तीसरा आप लोगों से पूछा है कि शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है। और चौथा आप लोगों से पूछा जाता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब आप लोग सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लास्ट में देंगे। कब देंगे, कमेंट बॉक्स में। जब क्लास समाप्त हो जाएगी उसके बाद कमेंट बॉक्स जो रहता है उसमें सभी बच्चे जवाब देंगे। आप लोग सोच लीजिएगा, इसको अच्छे से जवाब दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। इस पर समय ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास में क्वेश्चन का, और बाद में आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए, आशा करूँगा यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से तत्व हो गया, समांगी मिश्रण हो गया, मिश्रण हो गया, कि पदार्थ को हम लोग क्लासिफिकेशन कर लिए। अब यहाँ से हमारी सबसे पहली जो हेडिंग थी प्यारे बच्चों, क्या थी कि सर हमने द्रव्य में सबसे पहली हेडिंग जो लिखी थी वह लिखी थी मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। तो सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है मिश्रण, उसके बारे में आप पढ़ा दें। तो मिश्रण का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मिक्सचर। इंग्लिश क्या होती है, मिक्सचर। मिश्रण को क्या कहते हैं, मिक्सचर। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, मिश्रण में मिक्सचर की इंग्लिश हिंदी लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक तत्व। क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक, या तो दो, चलिए इसको समझाता, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के, आगे कह रहा दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को यदि किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए, अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए, इसको मतलब मैं समझाता हूँ। अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। चलिए, यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग क्या करें, दो या दो से अधिक। पहली बात तो दो या दो से अधिक तत्व, आप लोगों को पता है कि सर दो, कम से कम दो तत्व होने चाहिए। जैसे मैं आप लोगों के सामने ले लूँ Na ले लूँ, एक तत्व हो गया, कहेंगे सर दूसरा तत्व Cl हो गया। चलिए, अब कह रहा दो या दो से अधिक तत्व, मान के चलिए मैं एक यहाँ पर Ca ले रहा हूँ, एक O ले रहा हूँ, एक Cl ले रहा हूँ। चलिए, हमने कहा दो तत्व हो या दो से अधिक तत्व हो। अब तत्व के बाद यहाँ पर यौगिक भी हो जाए, कहेंगे सर एक यौगिक H2O हो जाए
और यहाँ पर एक CO2 हो जाए। चलिए, या क्या कहना चाहता है तत्व, तो आप लोगों को पता है कि सर तत्व वही चीज़ होता है, सारी बातें भी कल मैं बताया हूँ, लेकिन सबसे पहले मिक्सचर को समझने का प्रयास करेंगे। तो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को यदि किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाने का मतलब क्या है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 5 लीटर दूध में यहाँ पर 2 लीटर पानी मिलाऊँ, 5 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाऊँ, तो हमको समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पर हमने एक निश्चित अनुपात लिया था, मतलब कि 5 और 2 का। तो यहाँ पर अगर मैं 10 लीटर दूध ले लूँ तो यहाँ पर हमको कितना पानी मिलाना होगा, कहेंगे सर 10 लीटर दूध हो तो यहाँ पर 4 लीटर। तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक पहली बात तो अनुपात का मतलब समझिए, अनिश्चित मतलब कि जब हम उसको मिला रहे हो ना तो नापे ना किसी भी प्रकार से कुछ भी चीज़ें ला के मिला दें, वो हमारा क्या हो जाता है, मिश्रण। मिश्रण को समझने का सीधा सा फार्मूला यह है कि हमको कोई चीज़ नापना नहीं है, सारी चीज़ें उसमें मिक्स कर देनी है, वो हमारा हो जाता है मिश्रण। आशा करूँगा यहाँ तक कोई भी चीज़ ऐसा हो जिसको हम लोग आपस में मिला दें, यह हमारा हो जाता है मिश्रण। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ें। अगर यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हों तो हम यहाँ से प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे, फिर आप समझने का प्रयास करेंगे। मिश्रण, अभी सारी बातें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे तत्व हैं, तत्व आप लोग अभी जानते नहीं हैं। वैसे कल मैं समझाया था, तो आप लोग निश्चिंत रहें, छोटी छोटी बातें सब समझ में आती रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने मिश्रण को देखा था। अब इस मिश्रण से बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक समांगी मिश्रण होता है। इस समांगी मिश्रण को देखने से पहले हम लोग तत्व को देख ले तो ज़्यादा सही पड़ेगा। चलिए तत्व को देख ले, जिसको कहते हैं एलिमेंट। कुछ बच्चे कल इस चीज़ में कंफ्यूज थे, तो इस कंफ्यूजन को हम लोग आज दूर कर लेंगे। तो तत्व को क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। चलिए, मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों कि हम लोगों ने कहा था कि तत्व ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि Na क्या है सर, एक पदार्थ है। Na क्या है, एक पदार्थ है। Na को तोड़ा जा सकता है क्या, तोड़ेंगे तो हमेशा Na ही निकलेगा, इसमें से Na ही निकलेगा। समझ पा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ एक यहाँ इतना बड़ा सा लोहा है, मैं इसको तोड़ूँ तो इसमें से लोहा ही निकलेगा ना। यहाँ तो है नहीं कि यहाँ से चांदी निकल जाएगा, चांदी तो निकल नहीं जाएगा। या तो मान के चलिए इतनी बड़ी सी चांदी है, मैं इसको तोड़ूं तो यहाँ पर चांदी ही तो मिलेगा, बस उसके पार्ट छोटे छोटे हो जाए। लेकिन इसे तत्व का मतलब क्या कहना चाहता है, तत्व वह पदार्थ होता है जो अकेला होता है। उसको तोड़ेंगे तो उसमें से ऐसा नहीं है कि उस सोडियम के अलावा और भी कोई चीज़ मिलेगी। जैसे आपको पता है कि सर यहाँ पर अगर H2O है तो यहाँ पर हम लोगों को हाइड्रोजन भी निकल सकता है और ऑक्सीजन भी, लेकिन सोडियम में ऐसा नहीं है। लोहा में आयरन का सूत्र क्या होता है, कहेंगे सर Fe आयरन होता है। क्या आयरन मतलब लोहे में से और कोई चीज़ निकाली जा सकती है क्या, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो हमको क्या समझ में आ गया कि सर हमारा जो सोडियम होता है, लोहा, चांदी, तांबा, यह सब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा जो हो जाता है, यह हो जाता है हमारे क्या हो जाते हैं, तत्व हो जाते हैं। अब यही तत्व के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा था। तत्व क्या हो जाएंगे, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। इसी तत्व में हम लोगों ने चर्चा की थी कि तत्व के 3 भाग होते हैं। अभी मैंने लिखवाया है, एक धातु होता है, एक अधातु होता है और एक उपधातु होता है। तो धातु को क्या कहते हैं, कहेंगे सर धातु को मेटल्स कहते हैं, अधातु को नॉन मेटल्स कहते हैं, और हमारा जो अधातु उपधातु को क्या कहते हैं। चलिए, नॉन मेटल्स हो गया, नॉन मेटल हो गया, उपधातु की। चलिए क्या कहना चाह रहे हैं भैया, चलिए उपधातु को क्या हो जाता है, मेटलॉयड हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मेटलॉयड हो जाता है। तो मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया, मेटलॉयड हो गया, METALLOID होता है, मेटलॉयड। उपधातु हो गया। चलिए ध्यान रखिएगा, धातु हो गया, अधातु हो गया, उपधातु हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों ने धातु किसको कहा था प्यारे बच्चों, आप लोग कुछ बच्चे पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे। चलिए कहेंगे सर धातु क्या होगा, पहली बात तो आप लोगों को पता होगा कि सर यह चमकीली होती है। आप लोगों को पता होगा कि धातुएं ज़्यादातर चमकीली होती हैं, ठोस होती हैं। चलिए, चमकीली होती है, ठोस होती हैं। आज मैं केवल धातु के बारे में बताऊंगा, क्योंकि समय आप लोगों को बता गया है कि अब समय यहाँ से हम लोग आज कम ही क्लास हो पाएगी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चमकीली होती है, ठोस होती है। आप कहते हैं इसको ताना भी जा सकता है, जिसको यह तन्य भी होती है। ध्यान रखिएगा, चमकीली होती है, ठोस होती है, तन्य होती है। और आपको पता होगा कि आघातवर्धनी का मतलब इसको पीटेंगे तो यह आघातवर्धनीय।
ठीक है। अगाध वर्धनीय का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग पीटते जाएंगे तो यह फैलती जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा करूंगा यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होगी। जितने प्यारे बच्चे नए जुड़े हों वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों को पता है कि आज क्लास छोटी होगी और किसी भी प्रकार की अगर किसी भी समस्या होगी किसी भी बच्चे को, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि नंबर जैसे कि सभी बच्चे ग्रुप में ऐड हैं तो 7753846482 पर ऐड हो जाएंगे। और डेली आप लोगों की क्लास 9 बजे से स्टार्ट होती है, 9 बजे सुबह 9 बजे रात में स्टार्ट होती है। सुबह आपकी क्लास अब स्टार्ट होगी 7 बजे से 8 बजे तक डेली स्टार्ट होगी। ये हमारी होगी 26 कल है ना 27 तारीख से, मंडे से यह टाइम आप लोग ध्यान दीजिएगा। 7 बजे से 8 बजे तक की क्लास और चला करेगी और रात में 9 बजे से 10 बजे तक डेली क्लास चलती है। जितने प्यारे बच्चे नए जुड़ेंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तब तक कल तक आप लोग सारी बातें रिवीजन करते रहें, प्रश्न कैसा आता है सब सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।